हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन या फिर मिट्रल रिगर्जिटेशन या फिर हम इसको माइट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं। सो माइट्रल रिगर्जिटेशन दैट इज MR या फिर माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन MVR या फिर इसको बोलते हैं मिट्रल इनसफिशिएंसी या फिर मिट्रल इनकम्पिटेंसी। सो सबसे पहले रिगर्जिटेशन का क्या मतलब होता है। जब मिट्रल रिगर्जिटेशन की बात आएगी तो रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। सो किसी भी चीज़ का बैक फ्लो होना इज रिगर्जिटेशन। जैसे कि हम बोलते हैं कि रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, तो जब फूड बैक फ्लो होता है, फूड वॉमिट आती है हमको, तो हम उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। इसी तरह से मिट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब है जब मिट्रल वॉल्व से, जो हमारे हार्ट में जो मिट्रल वॉल्व है उससे जब ब्लड रिगर्जिटेट होगा, मीन्स ब्लड बैक फ्लो होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, मिट्रल रिगर्जिटेशन। इसको मिट्रल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। इनसफिशिएंसी मीन्स जब मिट्रल वॉल्व इनसफिशिएंट हो जाता है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, या फिर मिट्रल इनकम्पिटेंसी। इनकम्पिटेंसी का मतलब जब मिट्रल वॉल्व क्या होगा, इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट मतलब अच्छे से वर्क ना करना। सो मिट्रल रिगर्जिटेशन। नाउ मिट्रल वॉल्व क्या है। हमारे हार्ट की अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी देखी जाए तो हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स हैं। 4 वॉल्व्स कैसे हैं, जैसे कि ये हमारा राइट एट्रियम है, ये है राइट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाता है, और लंग्स में ब्लड किसके थ्रू जाता है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, राइट। सो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में ये जो वॉल्व है ये कौन सा है, पल्मनरी वॉल्व। अब लंग्स से ब्लड, अब ये जो था ये क्या था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, और वहाँ पर जो ब्लड है उसकी प्योरिफिकेशन होती है, ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब ये क्या, यहाँ तक क्या शो कर रहा है, ब्लड राइट एट्रियम से, सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया था, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से। सो राइट एट्रियम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में गया तो वो किसके थ्रू गया, दिस वॉल्व के थ्रू। ये कौन सा वॉल्व है, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, जब ब्लड राइट एट्रियम में था मतलब ब्लड का प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज था। ब्लड का प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है वॉल्व तो जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाता है, ताकि जो ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, ताकि जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है वो अब राइट एट्रियम में वापस ना जा पाए, वो आगे फ्लो करे। तो ये जो वॉल्व्स हैं ये क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जो ब्लड है वो वन वे में ही फ्लो करे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो करे, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी में फ्लो करे। तो वॉल्व्स ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो ब्लड है वो एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो वॉल्व्स का ये फंक्शन है। अब पल्मनरी आर्टरी जो ब्लड है वो लेकर जा रही है लंग्स तक। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर आ रही है, पल्मनरी वेन्स। सो पल्मनरी वेन्स ब्लड ला रही हैं लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का तो यहाँ पर ये कौन सा वॉल्व है, ये वॉल्व है मिट्रल वॉल्व जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने किस पर फोकस करना है इस टॉपिक में, मिट्रल वॉल्व पर। सो मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं या फिर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये ओनली वॉल्व होता है जो कि बाइकस्पिड होता है। इसके 2 लीफलेट्स होते हैं, बाकी सभी जो वॉल्व्स हैं उनके 3 लीफलेट्स हैं, ट्राइकस्पिड्स हैं। सो मिट्रल वॉल्व का क्या काम है, अब जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का तो ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाएगा तो यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, ये जो मिट्रल वॉल्व है ये टाइटली क्लोज हो जाएगा, ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए। सो अब लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, आयोटा में। सो दिस इज आयोटा, और लेफ्ट वेंट्रिकल
और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो वॉल्व है ये कौन सा है, आयोटिक वॉल्व। सो ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिसमें राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी में थ्रू पल्मनरी वॉल्व, देन पल्मनरी आर्टरी लंग्स तक ब्लड को लेकर जाती है, वहां ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड देन ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, राइट। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू मिट्रल वॉल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आयोटा में थ्रू आयोटिक वॉल्व। सो जो मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन का क्या मतलब है, मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन का मतलब है जब ये जो मिट्रल वॉल्व है, ये मिट्रल वॉल्व किसी भी वजह से डैमेज हो गया है। डैमेज का मतलब क्या है, ये मिट्रल वॉल्व अच्छे से वर्क नहीं कर रहा और ये मिट्रल वॉल्व वीक हो गया है। तो अब जब मिट्रल वॉल्व वीक हो जाएगा तो ये मिट्रल वॉल्व जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट, तो ये अच्छे से क्लोज नहीं होगा। टाइटली क्लोज ना हो पाने की वजह से क्या होगा कि जब भी, अब ये देखो ये यहाँ पर ये अच्छे से क्लोज नहीं हुआ, सो ये है हमारा मिट्रल वॉल्व, ये यहाँ पर अच्छे से क्लोज नहीं है वीक होने की वजह से। सो जब भी ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल अभी तो रिलैक्स है, तो अभी तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ही है, लेकिन जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी सिस्टोली के टाइम पर क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड का बैकफ्लो होगा। क्योंकि मिट्रल वॉल्व अच्छे से क्लोज नहीं है तो जो ब्लड है वो वापस किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन, क्योंकि मिट्रल वॉल्व के थ्रू, मिट्रल वॉल्व के टाइटली क्लोज ना हो पाने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड वापस से रीगर्जिटेट होगा, बैकफ्लो होगा और किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। सो दैट इज मिट्रल रीगर्जिटेशन। जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वो था मिट्रल स्टेनोसिस। उसमें क्या होता है कि ये जो मिट्रल वॉल्व है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे ही नहीं जा पाता, या फिर बहुत कम ब्लड आगे जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा पाता, ये वॉल्व बहुत नैरो हो जाता है, वो कंडीशन थी मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं अब ये क्या है, मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन। इसमें ये जो वॉल्व है ये क्लोज नहीं हो पाता, ये वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में बैकफ्लो हो जाता है, रीगर्जिटेट हो जाता है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। मिट्रल रीगर्जिटेशन दैट इज MR इज अ कंडीशन इन विच हार्ट्स मिट्रल वॉल्व डज नॉट क्लोज टाइटली। अब इस कंडीशन में क्या होता है, दैट हार्ट का जो मिट्रल वॉल्व है डज नॉट क्लोज टाइटली, ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, अलोइंग ब्लड टू फ्लो बैकवर्ड इनटू लेफ्ट एट्रियम, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में बैकफ्लो हो जाता है ईच टाइम द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब भी स्क्वीज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्रल वॉल्व है ये खुला हुआ है, ये बंद हुआ ही नहीं। अगर बंद नहीं हुआ तो इट मीन्स वापस ब्लड ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन की डेफिनेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द मिट्रल वॉल्व कैन नॉट क्लोज प्रॉपरली, जब मिट्रल वॉल्व क्लोज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ब्लड कैन नॉट मूव थ्रू हार्ट or to the rest of the body as efficiently, making you feel tired and out of breath. Now, जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, नॉर्मली क्या होता है कि मिट्रल वॉल्व बंद हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो मिट्रल वॉल्व बंद हो जाता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मिट्रल वॉल्व बंद ही होता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नहीं जाता, जबकि ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ से सीधा आयोटा में। तो आयोटा में ब्लड जाता है, आयोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है और हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है ब्लड के कारण, हमारे टिश्यूज में परफ्यूजन होती है। सो उसके कारण हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी जीती है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, राइट। लेकिन अगर मिट्रल वॉल्व क्लोज नहीं होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो वापस कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो इसका मतलब जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें उतना ब्लड नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो बहुत कम ब्लड ही आगे आयोटा में पास होगा।
अगर बहुत कम ब्लड आयोटा में पास होगा तो हमारी बॉडी को बहुत कम ब्लड मिलेगा, अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स अगर हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिला तो हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिली, टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिली, तो हमें क्या होगा, हमें थकावट फील होगी। सो वी विल फील टायर्ड, फैटीग फील होगा, राइट। सो टायर्डनेस फील होगी जब मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन होगी एंड आउट ऑफ ब्रेथ। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम आउट ऑफ ब्रेथ फील करेंगे, हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। एक रीज़न तो ये है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का और टायर्ड फील करने का कि आयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो बहुत कम जा रहा है। इट मीन्स हमारी बॉडी में बहुत कम ब्लड जा रहा है। दूसरा रीज़न आउट ऑफ ब्रेथ होने का क्या है कि जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जाने की बजाय लेफ्ट एट्रियम में वापस बैक फ्लो होगा तो क्या होगा कि ब्लड लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होता रहेगा। सो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, राइट। ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये जो मिट्रल वॉल्व है टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहा। तो जो ब्लड बैक फ्लो हो रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या हो जाती है, इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, डायलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है लेफ्ट एट्रियम की। साथ में ही अगर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इंक्रीज होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा और बैक फ्लो होगा, कहाँ पर, पल्मनरी वेन्स के थ्रू वो लंग्स में जाएगा। सो पल्मनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में भी ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि लंग्स में भी हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसको बोलते हैं पल्मनरी हाइपरटेंशन। सो अगर लंग्स की वेन दैट इज पल्मनरी वेन का भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, फ्लूइड वहाँ पर भी ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है लंग्स में, जिसके कारण हमें ब्रेथलेसनेस फील होती है, हमें डिस्निया फील होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, प्लस वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता ब्लड का। अगर हमारे पल्मनरी वेन्स में इंक्रीज हो गया ब्लड, वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, लंग्स से कौन आ रही है, पल्मनरी आर्टरी। सो पल्मनरी आर्टरी में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो अगर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आगे नहीं जाएगा तो जितने भी लेफ्ट एट्रियम के पीछे पार्ट्स हैं वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि लेफ्ट एट्रियम तो सबसे पहले इफेक्ट होगा, सो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये एनलार्ज हो जाएगा। अगर लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है कि यहाँ का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ की जो बीट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, इरेगुलर हो जाएंगी, रैपिड हो जाएगी बीट यहाँ की, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। लेफ्ट एट्रियम तो सबसे पहले इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, देन पल्मनरी वेन्स में प्रेशर इंक्रीज होगा, लंग्स में प्रेशर इंक्रीज होगा, लंग्स में प्रेशर इंक्रीज होगा तो पल्मनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज होगा, पल्मनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर भी ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है। सो ओवरऑल ये सारे हार्ट को ही इन्वॉल्व करने लग जाता है धीरे धीरे। सो ये है कंडीशन दैट इज मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। अब ये बैक फ्लो क्यों होता है, इसके मेन रीजंस क्या हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन है इट कैन बी एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक। एक्यूट मतलब ये सडनली भी हो सकता है और सिम्टम सीवियर भी हो सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि एक्यूट मिट्रल रिगर्जिटेशन समटाइम्स ठीक हो जाता है और ये सप्रेस हो जाता है और अल्टीमेटली ये क्रॉनिक बन जाता है। इनिशियली सिम्टम नहीं शो करेगा और क्रॉनिकली मीन्स ओवर ईयर्स ये डिसीज चलती है, तब हम इसको बोलते हैं क्रॉनिक मिट्रल रिगर्जिटेशन। सो इट कैन बी एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक। नेक्स्ट इज कोजेज ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन या फिर मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। सो क्या क्या कोजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से जो मिट्रल वॉल्व है ये मिट्रल वॉल्व डैमेज हो सकता है और वीक हो सकता है। सो वो कोजेज अब हम डिस्कस करेंगे। सो मिट्रल रिगर्जिटेशन कैन अकर इफ द वॉल्व इज वीकेंड और डैमेज। अगर वॉल्व वीक हो गया या डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से मिट्रल रिगर्जिटेशन होती है। सो ये हमारा मिट्रल वॉल्व है। सो ये नॉर्मल मिट्रल वॉल्व है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लाई करता है। सो ये कौन सा फ्लो रेगुलेट करता है, ब्लड फ्लो बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज मिट्रल वॉल्व। सो मिट्रल वॉल्व में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीजें होती हैं। सो मिट्रल वॉल्व में एक रिंग होती है ऊपर जिसको बोलते हैं मिट्रल
एन्युलस रिंग। सो ये एन्युलस रिंग होती है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल लीफलेट्स के ऊपर। सो ये बाइकस्पिड वॉल्व है, इसमें 2 लीफलेट्स होती हैं, 2 लीफलेट्स के ऊपर एक एन्युलस रिंग होती है। एंड यहाँ पर क्या होते हैं, ये पैपिलरी मसल्स होते हैं। सो ये पैपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडिनी, सो दीज आर कॉर्डे टेंडिनी। सो ये होते हैं कॉर्डे टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये कॉर्डे टेंडिनी को सिंपली कॉर्ड्स भी बोलते हैं, कॉर्ड्स और पैपिलरी मसल्स ये मिट्रल वॉल्व को कंट्रोल करते हैं। मिट्रल वॉल्व को कंट्रोल करने का मतलब है कि ये मिट्रल वॉल्व बैक ना चला जाए, लेफ्ट एट्रियम में ना प्रोलैप्स हो जाए, इसको कंट्रोल करते हैं ये मसल्स, पैपिलरी मसल्स और ये कॉर्डे टेंडिनी दैट इज कॉर्ड्स। सो ये मिट्रल वॉल को खींच कर रखते हैं ताकि ये वापस लेफ्ट एट्रियम में पीछे ना चला जाए और बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो अगर कोई एनुलस में प्रॉब्लम है, लीफलेट्स में प्रॉब्लम है, मिट्रल वॉल्व के कॉर्ड्स में प्रॉब्लम है या फिर पैपिलरी मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन हो सकता है। सो अगर कोई भी चीज़ें इनमें वीक होती हैं तो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन हो जाएगा, मीन्स मिट्रल वॉल्व वीक हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो चला जाएगा और मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं हो पाएगा। सो ये 2 तरह से होता है, एक होता है प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन और एक होता है सेकेंडरी या फिर फंक्शनल मिट्रल रिगर्जिटेशन। सो प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम इन मिट्रल वॉल्व इटसेल्फ। अगर जो मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व मतलब मिट्रल लीफलेट्स, एनुलस, कॉर्ड्स या फिर पैपिलरी मसल्स, इनमें किसी में भी कोई दिक्कत है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम है मिट्रल वॉल्व में इटसेल्फ, तो क्या होगा कि प्राइमरी मिट्रल रिगर्जिटेशन मतलब मिट्रल वॉल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से मिट्रल वॉल्व वीक हो गए हैं और ब्लड बैक फ्लो जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, सो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी या फिर फंक्शनल का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम इन लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर डिसीज कंडीशन है लेफ्ट वेंट्रिकल में या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो गया है, हाइपरटेंशन है, तो अगर उसकी वजह से लीफलेट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिट्रल वॉल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी या फिर फंक्शनल मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी के कोजेस। प्राइमरी मतलब अगर मिट्रल वॉल्व में ही कोई प्रॉब्लम है, सो सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। सो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स ऑल्सो जो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन ये स्लोली डेवलप होता है अगर जो मिट्रल वॉल्व है ये थोड़ा सा ही ओपन है, मीन्स बिल्कुल माइनर सा माइल्ड है, तो इतने सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, पर्सन कैन वर्क ईजिली, उसको ट्रीटमेंट की भी नीड नहीं होती। अगर ये जितना ज़्यादा ओपन होता जाएगा, मीन्स जितना ये सीवियर होगा ना, जितनी वाइड ओपनिंग होगी मिट्रल वॉल में, उतना ज़्यादा ये सीवियर होगा, उतना ब्लड फ्लो बैक जाएगा, तो ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी और तब सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर होते हैं और ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है। सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज इज मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। नाउ मिट्रल वॉल प्रोलैप्स क्या होता है, सबसे पहले प्रोलैप्स क्या होता है, प्रोलैप्स मीन्स किसी चीज़ का बैक जाना, मीन्स जब चीज़ बहुत ढीली पड़ जाती है, लूज हो जाती है, तो वो स्टिफ नहीं रहती, उसमें रिजिडिटी नहीं रहती और वो बैक चली जाती है। इसी तरह से ये जो मिट्रल वॉल्व है, इसकी ये जो लीफलेट्स हैं, इस तरह से ये जो लीफलेट्स हैं, अगर मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स की कंडीशन होगी तो ये क्या होगा, ये बैक चले जाएंगे, इस तरह से ये ओपन हो जाएंगे। सो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में ये जो मिट्रल वॉल्व है किस तरह का दिखता है, सो ये हमारा नॉर्मल था, अब नॉर्मल नहीं है, अब मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है, तो उसमें क्या होता है कि या तो एक भी लीफलेट इन्वॉल्व हो सकता है जैसे कि इस तरह से, और एक नॉर्मल होगा। तो क्या हो गया, जब एक का प्रोलैप्स हो गया, प्रोलैप्स मीन्स एक जो लीफलेट है वो बैक लेफ्ट एट्रियम में चला गया। सो लेफ्ट एट्रियम में जब वन लीफलेट मीन्स जो मिट्रल वॉल्व है वो बैक चला गया लाइक अ पैराशूट, तो क्या होगा कि ये जो मिट्रल वॉल्व की जो ओपनिंग है वो टाइटली क्लोज नहीं हो पाएगी और ब्लड का बैक फ्लो होगा। ऑफ कोर्स दोनों लीफलेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस तरह से। सो ये क्या है, इसमें टोटली जो मिट्रल वॉल्व है दैट इज इन्वॉल्व्ड एंड बोथ द लीफलेट बल्जेस बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, मींस जो बोथ लीफलेट्स हैं, बोथ जो मिट्रल वॉल्व है ये क्या है, ये बल्ज हो गया है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में लाइक अ पैराशूट, जिसकी वजह से क्या होता है
mitral valve does not close tightly and the blood flow back into the left atrium। तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो हो जाता है, ये इसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। सो इस तरह से मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में ये जो लीफलेट्स हैं ये बल्ज हो जाएंगे बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो ये किस किस वजह से हो सकता है कि मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो जाए? सो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स तब होता है जब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, मीन्स जब कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और ये या फिर ये जो लीफलेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए हैं, अपना जो इनका नॉर्मल लेंथ है उससे ये लॉन्ग है, तो ये ईजिली लेफ्ट एट्रियम में बल्ज हो जाते हैं। तो या तो मार्फन सिंड्रोम, सो मार्फन सिंड्रोम इज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। सो इसमें ये जो लीफलेट्स हैं ये लॉन्ग हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो जाता है। सो ये सबसे कॉमन कंडीशन है मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, जिसकी वजह से जो लीफलेट्स हैं वो टाइटली क्लोज नहीं हो पाते एंड बल्ज हो जाते हैं लेफ्ट एट्रियम में और मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज र्यूमेटिक हार्ट डिसीज। र्यूमेटिक हार्ट डिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वल्वुलर हार्ट डिसीज का। र्यूमेटिक हार्ट डिसीज क्या किससे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल र्यूमेटिक हार्ट डिसीज इज कॉज बाय र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर किससे होता है? जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, उसके कारण र्यूमेटिक फीवर होता है। अगर र्यूमेटिक फीवर हमारे हार्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि र्यूमेटिक फीवर क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी प्लस ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन है। ऑटो इम्यून इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे हार्ट के, हमारे जॉइंट्स के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके साथ सिमिलर है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो सिमिलर हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ये समझता है कि हमारे हार्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे जॉइंट के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो बैक्टीरिया है और इनको हमने किल करना है, इनको हमने डैमेज करना है। तो र्यूमेटिक फीवर में, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज में क्या होता है कि जो हार्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो अफेक्ट होते हैं। सो अगर कभी आपको र्यूमेटिक फीवर हुआ है, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जिसको कॉमनली स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं, तो स्ट्रेप थ्रोट हुआ है तो भी आपको जो मिट्रल रीगर्जिटेशन है इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो मिट्रल लीफलेट्स हैं, मिट्रल वॉल्व के जो लीफलेट्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो र्यूमेटिक हार्ट डिसीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोज है मिट्रल रीगर्जिटेशन का। नेक्स्ट इज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मीन्स एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन। सो एंडोकार्डियम क्या है? हमारे हार्ट की इनर लेयर है और यही लेयर हमारे वॉल्स को भी लाइन कर रही है। सो वॉल्स को लाइन कर रही है, इसका मतलब अगर एंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गई है तो हमारे वॉल्स में भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। इन्फ्लामेशन के कारण ये जो वॉल्स है ये डैमेज और वीक हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं, इनमें स्कारिंग हो सकती है। सो इसमें मिट्रल रीगर्जिटेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डैमेज टिश्यू कोड्स। अब जो टिश्यू कोड्स की हमने बात की थी, ये वाले, ये क्या है? कोडे टेंडनी या फिर टिश्यू कोड्स। अगर ये डैमेज हो जाते हैं, किसी वजह से ये डैमेज हो गए, रूमेटिक फीवर के कारण भी ये डैमेज हो सकते हैं, या फिर किसी ट्रॉमा के कारण ये डैमेज हो सकते हैं। ट्रॉमा मीन्स अगर चेस्ट इंजरी हुई है कोई, तो उसके कारण ये जो टिश्यू कोड्स हैं ये डैमेज हो गए। अगर ये टिश्यू कोड्स डैमेज हो गए तो इसका मतलब ये जो वॉल्स हैं इनको ये पकड़ के नहीं रख पाएगा। तो अगर ये डैमेज हो गए तो वॉल्स जो है लूज हो जाएंगे, ये जो लीफलेट्स हैं ये लूज हो जाएंगे और ईजिली ये लेफ्ट एट्रियम में बल्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये टाइटली क्लोज नहीं हो पाएंगे एंड ब्लड का बैकफ्लो हो सकता है, रीगर्जिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रायर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर आपको पहले कभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, मीन्स हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक के कारण क्या होता है कि मसल वीक हो जाते हैं। जिस पार्ट में जो मसल इन्वॉल्व हुए हैं, सपोज अगर ये वाले मसल्स जो हैं जो कि हमारे वॉल्स को रेगुलेट कर रहे हैं, मिट्रल वॉल्व को रेगुलेट कर रहा है, अगर हार्ट अटैक के कारण ये मसल वीक हो गए हैं तो ये क्या है, ये जो वॉल्व है मिट्रल वॉल्व, इसको टाइटली होल्ड नहीं कर पाएंगे ये मसल। तो उससे क्या होगा कि मिट्रल वॉल्व जो है वो फ्लॉपी हो जाएगा, लूज हो जाएगा, टाइटली क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी अगर आपको हार्ट अटैक आया है, कभी आपको हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, तो भी मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज।
कॉरोनरी आर्टरीज क्या हैं? जो हमारे हार्ट के मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो अगर कॉर्नरी आर्टरी में कोई डिसीज कंडीशन हो गई है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन्स कॉर्नरी आर्टरी में प्लेक की फॉर्मेशन हो गई है, फैट डिपॉजिट हो गया, तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। सपोज इस मसल को ये कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो ब्लड इस मसल को नहीं जाएगा। तो अगर इन मसल्स को ब्लड नहीं गया तो ये मसल्स मिट्रल वॉल्व को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मिट्रल वॉल्व लूज हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो भी मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। सो कुछ जेनेटिक भी होते हैं, बाय बर्थ ही बेबीज को कॉन्जेनाइटल मिट्रल वॉल्व डिफेक्ट होता है, मिट्रल वॉल्व वीक होते हैं उनके, तो भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट इज मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम मैंने बता दिया, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। इसमें जो हमारे हार्ट के जो मिट्रल वॉल्व है वो अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो इसमें भी जो वॉल्व है वो वीक हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये है हमारा सेकेंडरी और फंक्शनल मिट्रल रिगर्जिटेशन। इसमें क्या है? डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये डायलेट हो गया, अगर ये डायलेट हो गया, ये एनलार्ज होने लग गया किसी वजह से, सपोज हाइपरटेंशन की वजह से, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पर काफ़ी ओवरलोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो गया है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर डायलेट हो गया है तो इसके अंदर ही तो मिट्रल वॉल्व है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेच होगा तो ये जो मिट्रल वॉल्व है ये भी स्ट्रेच होंगे। तो ये जो मिट्रल वॉल्व है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन में, इस तरह से। तो ये ओपनिंग हो गई यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो ये टाइटली क्लोज है, लेकिन अगर लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेच करेगा तो ये जो मिट्रल वॉल्व है ये भी स्ट्रेच करेगा, ये भी डायलेट होगा। तो इसलिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होगा तो मिट्रल वॉल्व भी डायलेट होंगी, मिट्रल वॉल्व भी ओपन हो जाएंगे, टाइटली क्लोज नहीं हो पाएंगे, वो भी स्ट्रेच हो जाएंगे एंड मिट्रल वॉल्व में भी वियर एंड टियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स जैसे कि जिनमें एर्गोटामीन हो। एर्गोटामीन उन ड्रग्स में होता है जो कि माइग्रेन्स को ट्रीट करती हैं। सो ये ड्रग्स भी मिट्रल वॉल्व को वीक बनाती हैं। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। अगर आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, सपोज आप चेस्ट एरिया में रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, सो रेडिएशन थेरेपी की वजह से जो मिट्रल वॉल्व है उनमें वियर एंड टियर हो गया, वो डैमेज हो गए हैं या फिर वीक हो गए हैं, तो उस कंडीशन की वजह से भी मिट्रल वॉल्व वीक हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन। सो मिट्रल रिगर्जिटेशन के का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बॉडी पर, ये कैसे होता है, पूरा हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। सो मिट्रल रिगर्जिटेशन किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण हुआ है, जो भी हमने डिस्कस करे हैं अभी। मिट्रल रिगर्जिटेशन मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स की वजह से हुआ है, या फिर इस्केमिक हार्ट डिसीज की वजह से हुआ है, जैसे कि इस्केमिक मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई मसल्स को नहीं मिली, जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में हमने पढ़ा था, या फिर रूमेटिक फीवर की वजह से। सो कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से मिट्रल रिगर्जिटेशन हो जाता है। मिट्रल रिगर्जिटेशन से क्या होता है, पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रिगर्जिटेट इनटू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल। सो यहाँ पर मैं अभी रफली एक डायग्राम बना रही हूँ। सो ये है लेफ्ट एट्रियम, सो दिस इज मिट्रल वॉल्व। सो लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से देन आयोटा के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा। तो अगर मिट्रल वॉल्व वर्क नहीं कर रहा तो ये जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, सिस्टोली के टाइम पर क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहे। सो पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड, कुछ ब्लड रिगर्जिटेट मींस बैकफ्लो होगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल के टाइम पर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, जिससे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन ऑफ ब्लड इजेक्टेड इनटू आयोटा। सो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया है तो अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में दोबारा वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन हो रहा है, मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से कुछ ब्लड वापस चला जाएगा तो आयोटा से हमारी बॉडी में जो ब्लड जाएगा वो प्रॉपर नहीं जाएगा, कम ब्लड जाएगा, बहुत कम ब्लड जाएगा। सो क्या होगा कि उससे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन ऑफ ब्लड इजेक्टिंग इनटू आयोटा। सो आज आयोटा में जो ब्लड गया वो रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से, मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन की वजह से। नाउ लेफ्ट एट्रियल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, लेफ्ट एट्रियल साइज इंक्रीजेस।
क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बैक फ्लो हो रहा है, ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब भी कुछ पार्ट लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का जो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया था वो वापस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट एट्रियल का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो लेफ्ट एट्रियल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेफ्ट एट्रियल में एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हो गया। जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो जाएगा। सो लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, यहाँ पर एनलार्ज होकर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीजेस ड्यूरिंग डायस्टोल। एक कंडीशन क्या थी कि मिट्रल वॉल्व के टाइटली क्लोज ना हो पाने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड था, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस चला जाता है, रीगर्जिटेट हो जाता है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं हो पाता। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हो गया कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जब वो डायस्टोली के टाइम पर क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम में ऑलमोस्ट ब्लड तो है, ऑलरेडी ब्लड है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड और ज़्यादा चला गया था, जिसके कारण लेफ्ट एट्रिया का साइज इंक्रीज हो गया था, प्लस उसमें ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो गया था। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उस टाइम जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें वो सारा ब्लड गिरेगा। कौन सा ब्लड, जो लेफ्ट एट्रियम में एक तो ऑलरेडी है, प्लस जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो ब्लड भी लेफ्ट एट्रियम में है, तो लेफ्ट एट्रियम का साइज तो इंक्रीज हुआ ही। अब जब क्रॉनिक कंडीशन आ जाएगी, क्रॉनिक मिट्रल रीगर्जिटेशन होगा, तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन के टाइम पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, रिलैक्स होगा, तो वो सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। So volume of blood returning from left atrium to left ventricle increases during diastole, relaxation के टाइम पर। So लेफ्ट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज भी इंक्रीज होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल भी डायलेट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी अब फेल हो गया है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा तो एक तो इस कंडीशन की वजह से, मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन की वजह से ब्लड आयोटा में कम गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में कम गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड कम गया तो मतलब कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो गया, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया तो भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। तो कार्डियक आउटपुट तो डिक्रीज हुआ ही, हमारी बॉडी को तो ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाएगा, साथ में ही लेफ्ट वेंट्रिकल भी फेल हो जाएगा। और क्या होगा, अगर लेफ्ट एट्रियल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेफ्ट एट्रिया में भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मिट्रल वॉल के टाइटली क्लोज ना हो पाने की वजह से, तो क्या होगा कि पल्मोनरी एडीमा भी हो जाएगा। पल्मोनरी एडीमा क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया से क्या जा रही है पीछे, पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग्स की तरफ जा रही हैं। अब ये पल्मोनरी वेन्स में अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज है ब्लड का, तो लंग्स में भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण लंग्स में एडीमा हो जाएगा, दैट इज पल्मोनरी एडीमा या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मींस पल्मोनरी मींस लंग्स में भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो इससे क्या होगा, अब क्योंकि पल्मोनरी वेन्स लंग्स तक जा रही हैं और लंग्स से देन कौन सी आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक आ रही है, राइट वेंट्रिकल तक। सो पल्मोनरी आर्टरी इधर से राइट वेंट्रिकल में जा रही है, तो ये भी तो लंग्स से ही आ रही हैं, तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाएगा। सो ओवरऑल क्या होगा, हार्ट फेलियर की कंडीशन अराइज हो जाएगी। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मिट्रल रीगर्जिटेशन के कारण हो सकता है। सो हार्ट फेलियर एक कॉम्प्लिकेशन है मिट्रल रीगर्जिटेशन की, प्लस साथ में ही एट्रियल फिब्रिलेशन भी होगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का साइज इंक्रीज हो गया है। एट्रियल फिब्रिलेशन होने से इरेगुलर और फास्ट हार्ट बीट हो जाएगी, सो भी हार्ट फेलियर की कंडीशन अराइज हो जाएगी। सो इस तरह से जो पैथोफिजियोलॉजी है पूरी मिट्रल रीगर्जिटेशन की, वो ऐसे हमारे हार्ट को टोटली इम्पैक्ट करती है, बैडली इम्पैक्ट करती है। So this is the part 1 of mitral valve regurgitation. Stay tuned for part 2 of mitral valve regurgitation, and if you understood this video, please like, subscribe and share to my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.